हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 5th सेमेस्टर के एजुकेशन सब्जेक्ट के बारे में, जो आपका आता है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स के अंतर्गत। आपकी बुक का नाम है मेकिंग द वर्क प्लेस इंक्लूसिव, मतलब कार्यस्थल को समावेशी बनाना। हम यूनिट 1 के चैप्टर 2 की बात कर रहे हैं। चैप्टर 1 जिसमें विकलांगता के बारे में वर्णन था, वो हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडिंग कर दिया है। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बाकी सारे पॉइंट हमने उस चैप्टर में डिस्कस करे हैं। आज के चैप्टर का नाम है एक सामाजिक निर्माण के रूप में विकलांगता, मतलब समाज के निर्माण के लिए विकलांगता क्यों है या फिर विकलांगता क्या है, इसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। लाभकारी है या नहीं है विकलांगता एक सामाजिक निर्माण के रूप में। विकलांग कार्यकर्ता का तर्क है कि अक्षमता एक सामाजिक विकास है और निश्चित रूप से कमजोरी और अक्षमता के बीच में कोई संबंध नहीं है। तो जो विकलांगता के लिए जो कार्यकर्ता हैं, ऐसे लोग जो कि विकलांग लोगों के लिए काम करते हैं, जैसे कि एनजीओ या फिर कोई अपना पर्सनल कोई कुछ खोल रखा है, ठीक है, जो लोग क्या करते हैं, कार्यकर्ता हैं विकलांग लोगों के लिए, वो एक तर्क देते हैं कि जो अक्षमता और क्या है, अक्षमता एक सामाजिक विकास है। मतलब किसी व्यक्ति की जो क्षमता है वो क्या है, समाज के विकास के लिए है। क्यों है, मैं इसको आगे बताऊंगा। और निश्चित रूप से कमजोरी और अक्षमता में कोई संबंध नहीं है, ठीक है। किसी व्यक्ति की कोई कमजोरी हो गई या उसकी कोई अक्षमता हो गई, इसमें कोई संबंध नहीं है। अब एक सामाजिक विकास क्यों है, अब देखिए, समाज में कई प्रकार के लोग देखने को मिलते हैं आपको। ऐसे लोग जिनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, ऐसे लोग जिनका स्वास्थ्य बहुत खराब है, ठीक है, ऐसे लोग भी मिलेंगे जो विकलांग हैं। तो अगर समाज का विकास करना है तो हमें उन सभी लोगों को एक साथ लेके आगे चलना होगा, नहीं तो वह लोग जो विकलांग हैं या कह सकते हैं जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, वो क्या होंगे, वो समाज से वंचित हो जाएंगे, समाज से बाहर निकल जाएंगे। तो समाज के विकास के लिए हमें सभी लोगों को एक साथ लेके समाज में आगे बढ़ना है। अपनी पुस्तक अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी फ्रॉम द थ्योरी टू प्रैक्टिस, एक पुस्तक लिखी गई है अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी फ्रॉम थ्योरी टू प्रैक्टिस। राइटर का नाम है माइकल ऑलिवर बताते हैं कि अक्षमता पूरी तरह से अनुकूल है। जो अक्षमता है किसी व्यक्ति की, वो अनुकूल मतलब फ्रेंडली है समाज के लिए भी और हम लोगों के लिए भी। हमें अक्षमता वाले लोगों से दूर नहीं भागना चाहिए, तो तहत कि हमें उनके साथ रहना चाहिए, क्योंकि उनको बाकी लोगों के मुकाबले हम लोगों की ज़्यादा आवश्यकता होती है। अक्षमता वाले व्यक्तियों से जुड़े पूर्वग्रह और अपमान के कारण समाज उन्हें भौतिक एवं सामाजिक दुनिया से खारिज कर देता है, ठीक है। तो अक्षमता के जो लोग हैं या फिर विकलांगता वाले जो लोग हैं, उनका जो इतिहास रहा है, उनका अतीत रहा है, वो इतना अच्छा रहा नहीं है, ठीक है, जिसके कारण उनका अपमान, उनके जो इतिहास है और उनका जो अपमान है, उसके कारण समाज के लोग क्या करते हैं, उन्हें भौतिक और सामाजिक दुनिया से खारिज मतलब हटा देते हैं। अक्षमता वाले लोगों का अतीत उनके लिए अपमानजनक रहा है, जो वर्तमान में भी उन पर हावी है। तो ऐसे लोगों का क्या है, अतीत खराब रहा है, जिसके कारण वर्तमान में भी वो अपना जीवन सही प्रकार से नहीं व्यतीत कर पा रहे। शारीरिक और सामाजिक बाधाओं की उपस्थिति के कारण विकलांग व्यक्ति नियमित रूप से परिस्थितियों में आराम करते हैं। तो आपको जैसे कि पता है, कुछ लोग जो विकलांग हैं वो कुछ काम नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति चल नहीं पाता है, पैरों से विकलांगता है, तो वो चल नहीं पाएगा, तो मतलब चलने से रिलेटेड कोई भी काम नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार तो कुछ ऐसी स्थिति होती है, ठीक है, सामाजिक बाधाओं की स्थिति होती है, उपस्थिति होती है, उस कारण उस समय क्या करते हैं विकलांग लोग, वो नियमित रूप से सिर्फ आराम कर सकते हैं, वो और कुछ नहीं कर सकते। विकलांग लोग दुनिया में अलग थलग रह रहे हैं, जिसके कारण वह अपने विशेष अधिकारों से वंचित है। आपको पता है, गवर्नमेंट ने, हर देश की गवर्नमेंट ने विकलांग लोग, डिसेबल लोगों के लिए क्या अलग अलग प्रकार के विशेष अधिकार उन्हें दे रखे हैं। परंतु दुनिया में लोग अलग थलग रह रहे हैं, जिसके कारण वो क्या करते हैं, अपने विशेष अधिकारों से वंचित है। उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें किस किस प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं, और एक दयनीय न्यूनतम जीवन जी रहे हैं। और कैसा है, एक दयनीय, काफ़ी खराब जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अधिकांश व्यक्ति मानते हैं कि दुर्बलता किसी व्यक्ति की कमजोरी का कारण बनती है। तो कई लोग ऐसे हैं जो कि ये मानते हैं कि किसी व्यक्ति की जो दुर्बलता है ना, वही उसके कमजोरी का कारण है। अब जैसे कि
व्हील चेयर उपयोगकर्ता दुर्गम स्थिति का सामना करते हैं। ऐसे लोग जो कि व्हील चेयर का प्रयोग करते हैं, मतलब वो चलने में असक्षम है, वो लोग व्हील चेयर का प्रयोग करते हैं। तो वो क्या करते हैं, दुर्गम स्थितियों, ऐसी मतलब खराब से खराब स्थिति का भी सामना उन्हें करना पड़ता है, क्योंकि इमारतों में जाने के लिए रैंप नहीं बनाए जाते। तो आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी आजकल वर्तमान में तो कह सकते हैं कि कई जो इमारतें हैं उनमें रैंप को बनाया जाता है ताकि डिसेबल लोग उन पर जा सकें व्हील चेयर के थ्रू। परंतु वहीं अगर हम देखें तो जो पुराने समय की या फिर कुछ ऐसी इमारतें आज भी देखने को मिल जाती है जिनमें रैंप नहीं बना होता है। ठीक है, तो ये क्या है, विकलांग लोगों के लिए एक कठिन समय है, या आप कह सकते हैं कठिन स्थिति है, क्योंकि जो व्यक्ति व्हील चेयर पे है वो सीढ़ियों पे तो चल के नहीं जा सकता। इसीलिए विकलांग व्यक्ति डिजाइन निर्माण के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो जो समाज का या फिर इमारतों का जो डिज़ाइन का निर्माण है ना, उसकी वजह से विकलांग व्यक्तियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अक्षमता का सामाजिक मॉडल, अक्षमता का जो सामाजिक मॉडल है विकलांगता के नैदानिक मॉडल की जांच करता है और विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए मजबूत निर्णय नागरिकता की गारंटी देता है। तो अक्षमता का सामाजिक मॉडल जो है, सोशल मॉडल जो है, वो क्या करता है, नैदानिक मॉडल मतलब क्लिनिकली जो मॉडल है उसकी जांच करता है और विकलांगता वाले जो लोग हैं उनके लिए मजबूत निर्णय और नागरिकता की एक गारंटी उन्हें देता है। फिर अब मैं बताऊं आपको जो पुराने समय की बात की विकलांगता किस प्रकार थी। तो औद्योगिकीकरण से पहले, मतलब जब तक कि इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू नहीं हुआ था, जब औद्योगिकीकरण नहीं हुआ था, उससे पहले व्यक्तियों की पहचान मानव समाज के साथ की जाती थी और समाज का एक हिस्सा माना जाता था। ठीक है, तो विकलांग लोगों को औद्योगिकीकरण से पहले क्या माना जाता था, समाज का हिस्सा माना जाता था। भले ही वो कुछ करें या ना करें, क्या माना जाता था, समाज का हिस्सा माना जाता था, परंतु उन्हें अपने परिवेश के लिए उपयोगी माना जाता है। मतलब जिस जगह पे वो रह रहे हैं या जिन लोगों के साथ वो रह रहे हैं उनके लिए वो क्या है, उपयोगी हैं, उनकी क्षमताओं का इस्तेमाल किया जाता था। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति चल नहीं पाता है परंतु वो हाथों से काम कर सकता है तो उसको इस प्रकार का काम दिया जाता था ताकि वो अपने हाथों से कर सके। परंतु औद्योगिकीकरण के बाद मशीनीकरण ने विकलांग व्यक्तियों और समाज के बीच एक गहरी दूरी बना दी। फिर क्या हुआ, मशीनीकरण आया, मतलब मशीनों के द्वारा काम किया जाने लगा। अब उस समय क्या हुआ, मशीनों के द्वारा अगर काम करा जाएगा तो विकलांग लोग जो कि हाथों से अपना काम कर सकते हैं या फिर जिनके हाथ काम नहीं करते, अगर वो पैरों से काम कर पाते तो मशीनों के द्वारा वो उनका काम छूट गया और समाज और उनके बीच में क्या, एक बहुत गहरी दूरी बन गई। मैक के तर्क के अनुसार मोटर चलित निर्माण के लिए अन्य श्रम शक्ति, सामान्य श्रम शक्ति की आवश्यकता होती है। मतलब अगर मोटर चलित, जो मोटर्स बनती हैं, जो चलित वाहन चलने के लिए, कार के लिए या बाइक के लिए जो भी मोटर बनती है, उसमें एक सामान्य श्रम मतलब एक सामान्य व्यक्ति की आवश्यकता होती है, उसकी शक्तियों की आवश्यकता होती है और लोगों को विकलांग लोगों के रूप में समझा गया और उचित श्रम उत्पादन करने में असमर्थ थे। ठीक है, तो यहाँ पे लोगों को, जो विकलांग लोग थे, उन्हें क्या समझा गया कि ये लोग अब इस काम को नहीं कर सकते क्योंकि वो सामान्य व्यक्तियों में नहीं आते। वो क्या आते हैं, वो एक प्रकार से समाज के अलग हिस्से के रूप में आते हैं। फिर बात करें बहिष्करण, किसी भी चीज़ का बहिष्करण किस प्रकार होता है। तो बहिष्करण किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में भूलने का एक उदाहरण है। अगर आपको किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में अगर भूलना है तो आपको क्या करना होगा, उसका बहिष्कार करना होगा। बहिष्करण की पहचान को ऐसे शब्दों से की जा सकती है जिनमें अच्छे या नकारात्मक अनुभव होते हैं। तो बहिष्करण के जो शब्द हैं उनकी पहचान आप इस प्रकार से कर सकते हैं जिसमें आपको नकारात्मकता का अनुभव होता हो। यदि किसी को वर्जित किया जाता है तो फिर इसका तात्पर्य है कि वह किसी को जानबूझकर या भयभय रूप से छोड़ दिया गया। तो अब क्या हुआ, सबक किसी व्यक्ति को अगर बहिष्कृत किया जाता है समाज से या वर्जित किया जाता है, मतलब उसको मना कर दिया जाता है किसी चीज़ को करने के लिए, वर्जित कर दिया कि ऐसे हॉस्पिटल्स होंगे या फिर आप कह सकते हैं ऐसे होटल्स होते हैं जिनमें कुछ लोगों का जाना मना होता है। उनका क्या होता है, उनको वर्जित कर दिया जाता है उनके अंदर जाना। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि जानबूझकर हम लोग उन लोगों को अंदर नहीं बुलाना चाहते या फिर भय से उन लोगों को अंदर नहीं बुलाना चाहते।
तो ये आप समझ सकते हैं कि कुछ एरिया जो होते हैं, कुछ जगह होती है, वहाँ पे लोगों को वर्जित कर दिया जाता है। सिर्फ लिमिटेड पीपल ही अंदर जा सकते हैं, लिमिटेड लोग जो हैं वो अंदर जा सकते हैं। तो जिन लोगों को नहीं लिया जा रहा है, या तो उनको जानबूझकर नहीं लिया जा रहा है, या फिर किसी प्रकार के भय से उन्हें नहीं लिया जा रहा है। सामाजिक बहिष्कार की एक कोई आमतौर पर स्वीकृति, परिभाषा या छवि नहीं है। तो जो सामाजिक बहिष्कार है उसकी ना ही कोई स्वीकृति, परिभाषा है, ऐसी परिभाषा जो कि मान्यता प्राप्त हो, या फिर उसकी कोई छवि नहीं है। सामाजिक परिहार का तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति वित्तीय, सामाजिक, राजनीतिक और सामाजिक जीवन से पूरी तरह से भाग नहीं ले सकता। तो सामाजिक परिहार का एक तात्पर्य है कि एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई भी व्यक्ति वित्तीय मतलब धन के रूप में, सामाजिक से राजनीतिक या सामाजिक जीवन में पूरी तरह से भाग नहीं ले पा रहे हों, वो क्या कहलाते हैं, विकलांगता के क्षेत्र में आते हैं, या फिर सामाजिक बहिष्कार के क्षेत्र में आ जाते हैं। विकलांग व्यक्तियों को अक्सर उस सामाजिक सांस्कृतिक प्रणाली की गतिविधियों से पूर्ण भागीदारी के अवसर से वंचित किया जाता है जिसका वे एक हिस्सा है। ठीक है, तो विकलांग लोगों को क्या करा जाता है, वंचित करा जाता है सामाजिक सांस्कृतिक प्रणाली से, वो भी उस प्रणाली से जिसका वो एक हिस्सा है। यह अभाव भौतिक और सामाजिक बाधाओं के माध्यम से आता है जो अज्ञानता, उदासीनता और भय से विकसित हुआ है। तो ये जो अभाव है कि हम लोगों को अंतर्गत नहीं लेंगे, वो भौतिक सामाजिक बाधाओं के कारण आता है, अज्ञानता, उदासीनता और भय से विकसित होता है। इस तरह के व्यवहार अक्सर विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक सांस्कृतिक जीवन से बहिष्कृत कर देते हैं। तो कुछ प्रकार के जो व्यवहार हैं, हम सपोज करिए कि आप हैं, ठीक है, या फिर हम लोग हैं, हम कुछ इस प्रकार के व्यवहार करते हैं कुछ लोगों के साथ, जिससे क्या होता है, हम लोग एक प्रकार से उन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन से बहिष्कृत कर देते हैं। लोग विकलांग लोगों के साथ संपर्क और विकलांग लोगों के साथ संपर्क और व्यक्तिगत संबंधों से बचते हैं। तो लोग क्या करते हैं, विकलांग लोगों के साथ कोई संपर्क नहीं बनाते, ठीक है, उनके साथ कोई संबंध बनाने से क्या करते हैं, बचते हैं। विकलांग व्यक्तियों को प्रभावित करने वाले पूर्वग्रह और भेदभाव की व्यापकता और जिस हद तक उन्हें सामान्य सामाजिक संभोग से बाहर रखा जाता है, उनमें से कई के लिए मनोवैज्ञानिक सामाजिक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो विकलांग व्यक्तियों का आप कह सकते हैं, व्यक्तियों को प्रभावित करने के लिए, अगर किसी व्यक्ति को या ग्रुप ऑफ पीपल्स को अगर प्रभावित करने के लिए क्या किया जाता है, उनके पूर्वग्रह, उनके अतीत के बारे में, या फिर उनके साथ क्या किया जाता है, बड़े स्तर पर भेदभाव किया जाता है, जिससे वो एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समस्याएं उनके सामने पैदा हो जाती हैं। जैसे कि उदाहरण के साथ समझिए आप कि समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ हम लोग बहिष्कार करते ही हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कोई अपराधी हो गया बड़ा, ठीक है, या फिर कोई नशेड़ी, इस प्रकार के लोग हो, इनका हम बहिष्कार करते हैं क्योंकि ये समाज के लिए अच्छे लोग नहीं हैं। तो जिसके कारण क्या होता है, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समस्याएं उन लोगों के सामने पैदा होना शुरू हो जाती हैं। वहीं यही समस्याएं उन लोगों के साथ भी हो जाती हैं जो विकलांग हैं। इन बाधाओं के कारण विकलांग व्यक्तियों के लिए दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध रखना अक्सर कठिन और असंभव हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी ही बाधाएं होती हैं जिनके कारण क्या होता है, जो विकलांग लोग हैं वो किसी अन्य लोगों के साथ क्या संबंध नहीं बना सकते, और जो संबंध है वो संबंध को रखना भी कठिन हो जाता है। विवाह और पितृव्रत अक्सर उन लोगों के लिए अप्राप्य होता है जिनकी पहचान विकलांग के रूप में की जाती है। ठीक है, तो विकलांग लोगों के लिए विवाह करना या फिर कोई और जो स्थिति है वो उनके लिए कठिन हो जाती है, क्योंकि उनको क्या एक प्रकार से विकलांग माना गया है, भले ही उन्हें रोकने के लिए कोई कार्यात्मक सीमा ना हो। यौन भागीदारी सहित व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों के लिए मानसिक रूप से विकलांग लोगों की ज़रूरत को पर्याप्त रूप से मान्यता नहीं दी जाती। मतलब जो ज़रूरतें हैं विकलांग लोगों की, ठीक है, हम लोग या फिर समाज एक प्रकार से उन लोगों की जो मान्यताएं हैं या जो उन ज़रूरतें हैं उनको पूरा नहीं कर पाते। ठीक है, तो उससे क्या होता है, ना ही हम उन चीज़ों को मान्यताएं देते हैं और ना ही वो उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो पाती है। जैसे कि अगर गवर्नमेंट एक रूल बना दे कि हर एक बिल्डिंग में रैंप होना ज़रूरी है, तो जिससे क्या होगा, जो व्यक्ति व्हील चेयर पे है वो हर एक बिल्डिंग में या जिस भी बिल्डिंग में वो चाहे वो आ जा सकता है। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार से हमें उनकी ज़रूरतों का पता चला कि हमें भाई व्हील चेयर वाले लोगों को क्या ज़रूरत है, रैंप की ज़रूरत है, तो हम उसकी जो ज़रूरत है उनको मान्यता प्राप्त कर देंगे,
मान्यता दे देंगे और उनकी जो ज़रूरत है उसको मान्यता मिलते ही वो ज़रूरत पूरी हो जाएगी। समावेशन की अवधारणा के बारे में बात करते हैं। समावेशन एक होम रूम, मतलब आप कह सकते हैं एक बड़े से घर को क्या बनाया जाता है, होम के रूप में रूम बना दिया जाता है, मतलब जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के बच्चे रहते हैं, ऐसे बच्चे जो विकलांग हैं और ऐसे बच्चे जो विकलांग नहीं हैं। ठीक है, समावेशन एक होम रूम बनने के साथ जुड़ा हुआ है जिसमें प्रत्येक छात्र को अपनी अधिकतम क्षमता तक पहुंचाने के लिए आमंत्रित, सम्मानित और सशक्त बनाया जाता है। ठीक है, तो होम रूम के अंदर क्या बनाया जाता है, प्रत्येक छात्र चाहे वो विकलांग हो या ना हो, वो अपनी अधिकतम क्षमता, मतलब जो जितनी उसकी क्षमता है उससे अधिक या उसकी क्षमता के बिल्कुल टॉप पर पहुंचाने का क्या करा जाता है, काम किया जाता है। इसके लिए उन लोगों को आमंत्रित किया जाता है, ठीक है, सम्मानित भी किया जाता है। यद्यपि अभ्यास को बदला या समायोजित किया जा सकता है। अगर कोई बच्चा अपनी जो क्षमता है उस तक नहीं पहुंच पा रहा तो उसका क्या करा जाएगा, उसके अभ्यास को बदल दिया जाएगा। विकलांग छात्र कक्षा में किसी भी शेष छात्र के समान विचार, क्षमताओं और सामग्री के साथ दक्षता प्राप्त करते हैं। तो जो विकलांग बच्चे हैं, समावेश क्या आप कह सकते हैं, समावेशन का जो होम रूम है उसमें जो विकलांग बच्चे हैं वो अन्य छात्रों के साथ अपने विचार, क्षमताएं और जो उनकी सामग्री है उसका प्रयोग कर सकते हैं। समावेशन एक शिक्षाप्रद अभ्यास है। क्या है समावेशन, क्या है, शिक्षाप्रद मतलब शिक्षा देने का एक तरीका है, अभ्यास है जिसके तहत असामान्य आवश्यकताओं वाले छात्रों को एक स्कूल में समग्र प्रशिक्षण अध्ययन हॉल में पूरी तरह से शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे छात्र जो कि असामान्य है, मतलब वो अन्य लोगों से अलग हैं, ठीक है, तो जो उनकी आवश्यकताएं हैं उसके लिए उन्हें एक स्कूल में भर्ती किया जाता है प्रशिक्षण के, ठीक है, और वहाँ पे उन्हें पढ़ाया लिखाया जाता है। वो आप कह सकते हैं एक प्रकार से स्पेशल स्कूल्स होते हैं। समावेशन के प्रकार, अब समावेशन के प्रकार की बात करें तो पूर्ण समावेशन, स्कूल जो पूर्ण समावेशन का अभ्यास करते हैं। ठीक है, समावेशन के प्रकार से तात्पर्य कि यहाँ पे अलग अलग तरह से स्कूल्स का है। कोई स्कूल पूर्ण समावेशन करेगा, कोई आंशिक रूप से जैसे कि ये है समावेशन करेगा, कोई और ज़्यादा उससे बड़ा एरिया पे समावेशन का काम करेगा। तो पूर्ण समावेशन में है स्कूल जो पूर्ण समावेशन का अभ्यास करते हैं वे सभी बच्चों को सीखने के विकारों की परवाह किए बिना छात्र के नामांकन के समय से एक मानक कक्षा में पढ़ाएंगे। अब ऐसे स्कूल जो कि पूर्ण समावेशन के लिए काम करते हैं या फिर अभ्यास करते हैं वो सभी छात्रों को, जितने भी उसमें स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, बिना उनके विकार मतलब बिना उनकी विकलांगता की परवाह किए, ठीक है, छात्र का नामांकन करेंगे और पहले दिन से लेकर अंत तक उन्हें पढ़ाएंगे। यदि विशेष आवश्यकता वाला बच्चा अपेक्षा के अनुसार प्रदर्शन और कार्य करता है तो संपूर्ण समावेशन एक कार्यवाही दीर्घकालिक विकल्प साबित हो सकता है। मतलब जो उसमें स्टूडेंट्स हैं, अगर वो जिस प्रकार से समावेशन वाला जो स्कूल है वो चाहता है कि वो स्टूडेंट्स काम करें, ठीक है, अगर वो चाहता है कि वो अपनी जो क्षमता है उसके बिल्कुल अधिकतम पहुंचे, अगर वो करता है स्टूडेंट वैसा, तो क्या होगा, ये जो प्रोग्राम है ये लंबे टाइम तक चलाया जा सकता है। हालांकि यदि पूर्ण समावेशन छात्र की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता, जो पूर्ण समावेशन है किसी छात्र की जो ज़रूरत है उसे पूरा नहीं कर सकता, तो विशेष शिक्षक पूरक निर्देशन प्रदान करने के लिए समय समय पर कक्षा में आ सकते हैं। स्पेशल टीचर्स को हायर किया जाता है या बुलाया जाता है ताकि जो शिक्षा, जो एजुकेशन दी जा रही है वो दी जा सके। और समय समय पर वो टीचर क्या करता है, क्लास में आता है और क्लासेस अटेंड करता है उन बच्चों की जो कि समावेशन जिनकी समावेशन के वजह से उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही। यदि छात्र को कठिनाई का सामना अनुभव करना जारी रहता है तो स्कूल आंशिक समावेशन मॉडल पर स्विच हो सकता है। ठीक है, अगर कोई छात्र है जो कि कठिनाइयों का अभी भी सामना कर रहा है, अनुभव कर रहा है, तो आंशिक समावेशन स्कूल के मॉडल पर वो चेंज किया जा सकता है। अब आंशिक समावेशन क्या है? हालांकि आंशिक समावेशन मॉडल विशेष जरूरत वाले छात्रों को सामाजिक और अकादमिक रूप से अपने साथियों के साथ बातचीत करने की अनुमति देने पर जोर देता है। तो जो आंशिक समावेशन का मॉडल है वो क्या करता है, जो उसके छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको सामाजिक और अकादमिक रूप से जो उनके साथी हैं, जो उनके फ्रेंड्स सर्कल है या फिर जो उनका सर्कल है, उनसे बातचीत करने की अनुमति देता है। लेकिन यह आवश्यक नहीं कि
छात्र सभी पाठों के लिए एक मानक कक्षा में रहे। और ये भी जरूरी नहीं है कि जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ के वो केवल एक ही क्लास में लंबे समय तक या पूरी कोर्स के अंतर्गत वहीं रहे। कई मामलों में छात्र मानक कक्षा की सीखने की गति को बाधित करने से बचने के लिए अलग अलग कक्षाओं में एक विशेष शिक्षक या भाषण चिकित्सा से मिलते हैं। तो कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि क्लास को आप कह सकते हैं छोड़ देते हैं क्योंकि वो ज़्यादा नहीं सीखना चाहते हैं। ठीक है, एक प्रकार से तो क्या होता है, अगर बच्चा एक ही रूम में बैठा हुआ है लंबे समय तक तो वो क्या होता है, वो पकसा जाता है, बच्चा बोर हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, वो स्टूडेंट्स क्लासेस को छोड़ देते हैं और किसी और क्लास में जाके बैठ जाते हैं। तो इसके लिए आंशिक समावेशन के उसमें बच्चों को अलग अलग क्लासेस में बैठाया जाता है, अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं दी जाती हैं। विशेष शिक्षक नियमित शिक्षकों के साथ संपर्क में रहेंगे ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि छात्र पाठ्यक्रम को समझने और पूरा करने में सक्षम है। अब जितने भी उस स्कूल के अंतर टीचर होंगे, ठीक है, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि जो प्रत्येक स्टूडेंट है वो हर चीज़ को समझ रहा है और कामों को करने में सक्षम है। फिर आता है मुख्य धारा। साउथ वेस्ट एजुकेशनल डेवलपमेंट लेबोरेटरी के अनुसार जो स्कूल मुख्य धारा में लाने का अभ्यास करते हैं वे शुरू से विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों को विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम में विशेष रूप से नामांकित करेंगे। अब जो भी स्कूल मुख्य धारा के लिए काम करते हैं वो क्या करते हैं, मुख्य धारा में लाने के लिए अभ्यास करते हैं। वो शुरुआत से एकदम स्टार्टिंग से जब बच्चा आता है तब से लेकर विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम में विशेष रूप से नामांकित करेंगे। मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको विशेष रूप से, मतलब बाकियों की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, मतलब उनको और ज़्यादा उनसे स्पेशल जो ट्रीटमेंट है वो दिया जाएगा। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि विशेष शिक्षक सीखने की अक्षमताओं को दूर करने के लिए बेहतर और सुसंयोजित है। तो उनका एक मानना है कि विशेष जो स्पेशल एजुकेशन के जो टीचर्स हैं, ठीक है, वो अक्षमता को दूर करने के लिए सुसज्जित है, मतलब वो कर सकते हैं और अक्सर अपने छात्रों को मुख्यधारा के शिक्षकों की तुलना में उच्च शैक्षणिक और व्यवहारिक मानक सिखाते हैं। मतलब जो बेसिक टीचर्स हैं उनसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें सिखा पाते हैं स्पेशल टीचर्स। ठीक है, विशेष शिक्षा टीचर्स जो शिक्षक हो गए। मुख्यधारा के मॉडल के तहत जो छात्र अच्छा प्रदर्शन करते हैं वे मुख्यधारा कक्षा में भाग लेने शुरू कर सकते हैं, जबकि जो नहीं कर पाते वह विशेष शिक्षा सेटिंग में अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। ठीक है, तो जो ऐसे स्टूडेंट जो कि काफ़ी अच्छा कर रहे हैं उनको मुख्यधारा की जो कक्षाएं उनमें भाग लेने का भी मौका मिलता है, जबकि जो ये काम नहीं कर पाते उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखनी पड़ती है विशेष शिक्षा के क्षेत्र में। समावेशी शिक्षा के लाभ क्या है? बच्चे अपने और दूसरों के व्यक्तित्व का सामना करना सीखते हैं। तो समावेशी जब होता है, समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि कई सारे बच्चे एक साथ एक ही जगह पर रह के स्टडी करते हैं। कुछ बच्चे विकलांग होंगे, कुछ बच्चे ठीक होंगे, कुछ बच्चे विकलांग होंगे। ठीक है, उनकी अलग अलग प्रकार की विकलांगताएं हो सकती हैं। तो उस समय पे बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे के व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो एक ही जगह पे रहकर काम कर रहे हैं। छात्र अपने साथियों के लिए धैर्य, सहिष्णुता और करुणा विकसित करते हुए अपने भावनात्मक भागफल को बढ़ाते हैं। जो भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो अपना धैर्य को बढ़ाते हैं, सहिष्णुता को बढ़ाते हैं और करुणा को विकसित करते हैं और भावनात्मक भागफल को भी बढ़ाते हैं। वे दूसरों की ताकत और कमजोरियों को स्वीकार करना सीखते हैं। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत प्रत्येक छात्र दूसरों की जो ताकत है और दूसरों की जो कमजोरी है उनको स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये व्यक्ति इस काम को नहीं कर पा रहा परंतु ये व्यक्ति इसी काम को अच्छे से कर पा रहा है। जब बच्चा अपने साथियों की मदद करने में शामिल होते हैं तो वे न केवल इससे अत्यधिक संतुष्ट प्राप्त करते हैं बल्कि अक्सर उनके साथ आजीवन मित्रता कायम करते हैं। ठीक है, तो जब बच्चे क्या करते हैं, अपने साथी जो फ्रेंड सर्कल है उनके साथ मिलकर उनकी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, तो उससे क्या होता है, एक अच्छी बॉन्डिंग बनती है। ठीक है, उससे वो संतुष्ट तो होते ही हैं बल्कि कभी कभार आजीवन मित्रता मतलब लाइफ टाइम जो फ्रेंडशिप है वो भी तैयार कर लेते हैं। भारत एक सांस्कृतिक मेजक है जो विविधता में एकता के लिए प्रयास करता है। तो भारत क्या है, एक सांस्कृतिक मेजक है, साथ में विविधता और एकता के लिए प्रयास करता है और एक समावेशी स्कूल
एक साथ खोलने, एक साथ सिखाने और एक साथ रहने और विविध समुदायों के साथ बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। तो भारत क्या करता है, जो विकलांग बच्चे हैं उनको समावेशी स्कूल एक साथ खोलने के लिए, एक साथ सीखने के लिए और एक साथ रहने के लिए आगे बढ़ाता है। समावेशी स्कूलों में बच्चे टीम वर्क और सहयोग सीखते हैं। फिर आता है समावेश में बाधाएं कौन कौन सी आती हैं। इथाका कॉलेज के प्रोफेसर लिंडा एन होन हेने ने के अनुसार एक समावेशी वातावरण के लिए ये 4 बाधाएं आम हैं। पहला आता है मनोवृत्ति। मनोवृत्ति से क्या तात्पर्य है कि एक प्रकार से लोगों की मेंटालिटी के बारे में। एक स्कूल प्रणाली में जहां डाउन स्ट्रीम के बारे में बहुत अधिक समझ या ज्ञान नहीं है, शिक्षक डर सकते हैं और परिवर्तन के लिए विरोध कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, कोई स्कूल, सपोज करिए कोई स्कूल है विकलांगता का, ठीक है, जहाँ पे डाउन स्ट्रीम के बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो वहाँ के शिक्षक क्या करेंगे, इस स्थिति से, जो स्थिति है इससे डरेंगे और वो इस चीज़ का विरोध करेंगे कि डाउन स्ट्रीम वाले जो बच्चे हैं या फिर उनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ यहाँ नहीं की जाए। फिर आता है प्रशासन। ऊपर के कारण के समान यदि प्रशासक समावेश के दर्शन या डाउन स्ट्रीम वाले बच्चों की क्षमताओं को नहीं समझते हैं तो समावेशी कक्षा के लिए संरचना और प्रक्रिया को स्थापित करना मुश्किल हो जाता है। अब क्या है, प्रशासन की भी आप कह सकते हैं, प्रशासन में भी कमियां हो सकती हैं। जो वहाँ का प्रशासन है, अगर वो डाउन स्ट्रीम के बारे में और ज़्यादा अच्छी समझ नहीं बनाएंगे तो वो क्या कर सकते हैं, जो डाउन स्ट्रीम के जो बच्चे हैं उनके लिए भी मुश्किलें होंगी और उन स्कूल के जो बाकी स्टाफ है उसके लिए भी मुश्किलें हो सकती हैं। तो प्रशासन की भी एक कमी हो सकती है। फिर आता है स्थापत्य संबंधी मुद्दे। क्या पूरे स्कूल में स्कूल की पहुंच विकलांग है? लिफ्ट और एनक्लेसिस जैसे अन्य सुविधाओं के बारे में क्या कई स्कूलों में ऐसे क्षेत्र हैं जहां विकलांगों के लिए सुलभ है लेकिन पूरे स्कूल विकलांगों लोगों के लिए नहीं बनाया जाता। अब देखिए, स्थापत्य संबंधी मुद्दे मतलब जिस स्कूल में वो लोग रह रहे हैं, जो विकलांग बच्चे हैं रह रहे हैं, उस स्कूल में भी परेशानियां हो सकती है। जैसे कि क्या स्कूल में जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए सभी एरियो में जाना मान्यता है। लिफ्ट या फिर जो एस्केलेटर्स हैं आप कह सकते हैं, उनकी सुविधाएं उसमें है या नहीं है। तो कई स्कूलों में ऐसे क्षेत्र हैं जो विकलांग के लिए सुलभ है। ठीक है, तो कई स्कूलों में ऐसे क्षेत्र हैं जो विकलांग के लिए सुलभ है लेकिन पूरे स्कूल में विकलांग लोगों के लिए नहीं बनाया गया। पूरे स्कूल का कुछ क्षेत्र आप कह सकते हैं विकलांग लोगों के लिए और बाकी जो क्षेत्र है वो अन्य लोगों के लिए, तो ये भी देखा जा सकता है। फिर आता है कार्यक्रम प्रोग्राम। विकलांग छात्रों के लिए सामान्य पाठ्यक्रम गतिविधि और परियोजनाएं उपयुक्त हो सकती है। तो विकलांग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के जो कार्यक्रम है अगर वो चलाए जाए तो वो जो वहाँ की स्थिति है वो विकलांग लोगों के लिए हो सकती है अच्छी, परंतु अगर ये कार्यक्रम नहीं चलाए जा रहे तो विकलांग लोगों के लिए समस्याएं पैदा हो सकती हैं। फिर आता है समावेश में शिक्षक की भूमिका। जो समावेश है उसमें शिक्षक की क्या भूमिका है। समावेश शिक्षक को समायोजित करें। निगमन, प्रशिक्षकों को अपनी व्यक्तिगत स्कूली शिक्षा योजना पर प्रदर्शित कस्टम पाठ्यक्रम समझ को उपयुक्त करना चाहिए। ये जो है ना व्यक्तिगत स्कूली शिक्षा योजना, ये आप कह सकते हैं उन लोगों की पढ़ाई होती है जो कि विकलांग है। ठीक है, हर एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में उसमें पढ़ाया जाता है। तो ये क्या होता है, अगर जो टीचर बन रहा है या फिर जो टीचर बनेगा उसको अपनी व्यक्तिगत स्कूली शिक्षा योजना के बारे में जो पाठ्यक्रम है उसका जो पढ़ने की स्टडी मटेरियल है उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। प्रत्येक छात्र को अपनी क्षमता के अनुसार विभिन्न सुविधाओं की आवश्यकता होगी। अब आप कह सकते हैं स्कूल है विकलांगों का जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको अलग अलग प्रकार की विकलांगताएं हैं, तो उनको अलग अलग प्रकार की क्या होगी, सुविधाओं की आवश्यकता होगी। सुविधाओं में बाहरी रूप से विकलांग छात्र विशेष बैठने या बहुमुखी गियर के लिए एक बड़ा प्रिंट शामिल हो सकता है। मतलब उनके बैठने के लिए, उनके रहने के लिए एक बड़ा आप कह सकते हैं कि व्यवस्था की आवश्यकता होगी। तो ये काम किसका है, ये टीचर का है। फिर आता है असाइनमेंट। ये जो बिंदु है यहाँ पे सेकंड पॉइंट आ जाता है वो है असाइनमेंट और टेस्ट संशोधित करें। अधिकांश विशेष शिक्षक समावेशी छात्र को संशोधित असाइनमेंट की आवश्यकता होगी। तो क्या होता है, असाइनमेंट प्रोवाइड किए जाने चाहिए। ठीक है, असाइनमेंट और टेस्ट संशोधित करें। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए असाइनमेंट भी बनाए, उनके लिए टेस्ट भी तैयार करें। विशेष शिक्षा के समावेशों जो छात्र हैं उनके लिए
संशोधनों में समस्या और वस्तुओं की संख्या को कम करना, बहुविकल्पीय उत्तरों को सीमित करना और कुछ वस्तुओं को छोड़ना शामिल हो सकता है। असाइनमेंट में क्या हो सकता है, कुछ वस्तुओं को छोड़ना सिखाया जाएगा, ठीक है, बहुविकल्पों के उत्तरों के बारे में सिखाया जाएगा। नियमित शिक्षा शिक्षक के साथ सहयोग करें। समावेशी पर्यवेक्षकों को अध्ययन के तहत कस्टम पाठ्यक्रम को उपयुक्त करना चाहिए, जैसे कि उनकी व्यक्तिगत स्कूली शिक्षा योजनाओं पर प्रदर्शित किया गया है। अब इंडिविजुअल ये जो पढ़ाई है, ठीक है, जिसमें व्यक्तिगत स्कूली शिक्षा योजना जो है, इसके अंतर्गत लोगों को सिखाया जाता है विशेष प्रकार के लोगों के बारे में। तो उसमें क्या है, उनका जो पाठ्यक्रम है उसको ठीक प्रकार से करना चाहिए। प्रत्येक समझ को उसकी क्षमता के अनुसार विभिन्न सुविधाओं की आवश्यकता होगी। सुविधाएं बाहरी रूप से सक्षम, सॉरी ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इससे पहले फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, ये दोबारा यहाँ पे कॉपी हो गया है, सॉरी। ये आता है नेक्स्ट पॉइंट, माता पिताओं की चिंताओं का समाधान करना। टीचर का क्या काम है कि वो माता पिता की जो चिंताएं हैं उसका क्या करें, उनका समाधान करें। समावेशन शिक्षक को माता पिता की चिंताओं को दूर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हो सकता है किसी माता पिता को कोई परेशानी हो उसके बच्चे से, या फिर उसके बच्चे के बारे में वो जानकारी चाहता हो उसके बारे में, जबकि सभी माता पिता दूसरों की तरह शामिल नहीं होंगे। शिक्षक को हमेशा माता पिता के साथ समावेश छात्र की प्रगति पर चर्चा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मतलब टीचर जो है, स्पेशल जो टीचर है एजुकेशन का, उसको क्या करना चाहिए, हमेशा माता पिता के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए प्रत्येक बच्चे के, कि वो बता सके कि आपका बच्चा इस तरह से आगे बढ़ रहा है या इस तरह से नहीं बढ़ रहा है। आवश्यक कागजी कार्रवाई, जो भी लिखा पढ़ी का काम है वो भी टीचर का ही होता है। समावेशन शिक्षक वार्षिक IPE लेखन और राज्य के नियमों द्वारा अनिवार्य पूर्व मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार है। समावेशन शिक्षक उन छात्रों का वैकल्प है। तो क्या बताया जाता है कि जो टीचर का है, तो राज्य के लिए जो लिखा पढ़ी का काम किया जाता है, ठीक है, राज्य के नियमों के द्वारा जो काम होता है वो सब भी टीचर ही करता है। फिर आता है विश्व बैंक द्वारा सामाजिक समावेशन के बारे में पढ़ें। तो विश्व बैंक द्वारा सामाजिक समावेशन को समाज में भाग लेने के लिए व्यक्तियों और समूहों के लिए शर्तों के सुधार की एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। तो विश्व बैंक ने क्या बताया कि जो सामाजिक समावेशन है वो क्या है, समाज में भाग लेने वाले जो लोग हैं या समूह हैं उनके लिए जो शर्तें हैं उनकी सुधार का काम करता है, मतलब शर्तों में सुधार का काम करता है, और इस प्रकार से परिभाषित किया गया। या अधिक सटीक रूप से लोगों की क्षमताओं, अवसर और गरिमा में सुधार की प्रक्रिया के आधार पर वंचित किया गया है। ठीक है, तो जो सामाजिक पर्यवेक्षण का काम है उसमें क्या है कि विश्व बैंक बताता है कि कोई व्यक्ति या फिर ग्रुप ऑफ पीपल जो कि समाज से जुड़ना चाहते हैं उसके लिए कुछ शर्तें हैं, ठीक है, तो उन शर्तों में सुधार करते रहना क्या काम है, सामाजिक समावेशन का काम है। उनकी पहचान, समाज में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग 2017 से 20 पर डिस्पैच विश्व के वैचारिक कार्यों को स्पष्ट संदर्भ में सामाजिक समावेशन पर विशेष जोर दिया गया है। तो स्विट्जरलैंड का एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हुआ था 17 से 20 के दौर में आप कह सकते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या बताया गया कि विश्व बैंक के वैचारिक कार्य को स्पष्ट संदर्भ में सामाजिक समावेशन पर विशेष जोर दिया गया। जो सामाजिक समावेशन है उस पर विशेष जोर दिया गया स्विट्जरलैंड के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में, किसके द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा। चूंकि समावेशन भागीदारी की शर्तों के सुधार के बारे में है, जो काम करने वाले गरीबों और के शोषण से बाहर किए गए लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है। प्रजनन कार्यों के लिए लंबे समय तक काम करने वाली महिलाओं के पास फैसले तक पहुंचता नहीं। तो आप इसको सिंपली इतना बड़ा टॉपिक है, इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो सामाजिक समावेश उसमें कह सकते हैं कि वो शर्तों को तैयार करता है या शर्तों को और अच्छा करता है उन लोगों के लिए जो कि समाज से जुड़ना चाहते हैं। मेन पॉइंट तो ये है। फिर समावेशन या बहिष्करण का द्विआधारीय विरोध है। आगे बहिष्करण इसलिए होता है, जो बहिष्करण है किसी व्यक्ति का वो क्यों होता है, क्योंकि कुछ समूहों को उनकी पहचान के आधार पर व्यवस्थित रूप से वंचित या भेदभाव किया जाता है। अब ऐसे लोग जो आप कह सकते हैं कि बहिष्करण हर चीज़ का ही होता है, अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ का बहिष्करण किया जाता है। तो इसमें बताया गया है कि वह लोग जिनको किसी चीज़ से वंचित किया जाता है, ठीक है, या उनके साथ भेदभाव किया जाता है, वो लोग भी बहिष्करण का काम
करते हैं, जिसके आधार पर, जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है। नस्ल, धर्म, यौन अभिविन्यास, जाति, वंश, लिंग, आयु, विकलांगता, एचआईवी स्थिति, प्रवासी स्थिति या जहाँ वे रहते हैं, अगर इन चीज़ों के आधार पर उन लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है या उन्हें किसी चीज़ से वंचित रखा जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, बहिष्करण करते हैं। एक प्रकार से वो बहिष्कृत हो गए, क्योंकि उनको समाज ने बहिष्करण कर दिया, वो वंचित रखा गया उन्हें किसी चीज़ से, तो वही वो लोग भी बहिष्कार करते हैं समाज का। फिर सामाजिक समावेश बहुआयामी है, इसमें समाज, राजनीति, संस्कृति और आर्थिक आयाम शामिल है। तो सामाजिक समावेश में क्या क्या एक बहुआयामी है, मतलब इसके अलग अलग सेक्टर्स हैं। सामाजिक समावेश केवल एक सेक्टर के लिए काम नहीं करता, वह सामाजिक सेक्टर में भी है, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जो क्षेत्र है उसमें भी है, और विभिन्न सामाजिक स्तरों पर संचालित होता है। सबसे प्रासंगिक पहलू को 3 प्रसार संबंधित डोमेन के तहत क्लस्टर किया जा सकता है। बाजार, सेवाओं और स्थान के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, जो पहलू हैं, ठीक है, आप कह सकते हैं सामाजिक समावेशन के जो पहलू हैं उनको 3 आधार पर आप कह सकते हैं, बाजार के, सेवाओं और स्थान के आधार पर। 3 डोमेन समावेशन के लिए बाधाओं और अवसर देने का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये जो 3 डोमेन है, यही लोगों के लिए बाधाएं भी पैदा करते हैं और उन्हें अवसर भी देते हैं। अंत में सामाजिक समावेश गतिशील है, यह लोगों को विभिन्न तरीकों से और समय के साथ साथ अलग अलग डिग्री पर प्रभावित करता है। तो जो सामाजिक समावेशन है वो लोगों को अलग अलग समय पर प्रभावित करता है, और गरीब रूप में लोगों की क्षमता, अवसर और गरिमा पर निर्भर करता है। तो जो सामाजिक समावेशन है, ठीक है, वो किस पर, गरीब रूप से जो लोग हैं उनकी क्षमता, अवसर और उनकी गरिमा पर निर्भर करता है और प्रभावित करता है, जो सामाजिक समूह के बीच असमान रूप से विस्तृत है। सामाजिक समावेशन या बहिष्करण भी महत्वपूर्ण यूरोपीय संघ की अवधारणा का हिस्सा है। महत्वपूर्ण यूरोपीय संघ की एक अवधारणा है, उसका एक हिस्सा है सामाजिक समावेश या फिर बहिष्करण। और विशेष रूप से स्मार्ट, टिकाऊ और समावेशी विकास के लिए यूरोपीय 2020 की रणनीति का, जो कम से कम 20 मिलियन लोगों को गरीबी और सामाजिक बहिष्कार से बाहर निकालने का लक्ष्य निर्धारित करती है। तो यूरोपीय संघ की एक, आप कह सकते हैं, रणनीति है, या फिर यूरोप की एक रणनीति है कि 2020 की रणनीति, जो कि कम से कम 20 मिलियन लोगों को गरीबी और सामाजिक बहिष्कार से बाहर निकालेगी, इसके लक्ष्य पर आधारित है या फिर आपके निर्धारित है। यूरोपीय संघ की परिभाषा, उदाहरण के लिए गरीब और सामाजिक बहिष्कार AROPE पर जोखिम पर आमतौर पर असंख्य है। इस पर क्या है, आप कह सकते हैं बड़ी संख्या में लोगों के लिए काम किया जा रहा है बड़े स्तर पर, ताकि 20 मिलियन लोगों को कम से कम गरीबी से बाहर निकाला जा सके। सामाजिक समावेशन की कोई संयुक्त राष्ट्रीय व्यापी स्वीकृति परिभाषा नहीं है। तो सामाजिक समावेशन की कोई भी ऐसी परिभाषा उपलब्ध नहीं है जो कि मानी जा सके, लेकिन विश्व सामाजिक स्थिति की 2016 की रिपोर्ट सामाजिक समावेशन, सामाजिक एकीकरण और सामाजिक सामंजस्य और उनके लिंक की अवधारणाओं को एक दिलचस्प अवलोकन प्रदान करती है। तो 2016 में एक रिपोर्ट आई थी विश्व सामाजिक स्थिति की, ठीक है, एक रिपोर्ट है जिसके अंतर्गत क्या बताया गया कि सामाजिक जो समावेशन है, सामाजिक एकीकरण मतलब पूरे समाज को एक करना, और सामाजिक सामंजस्य को क्या है, एक लिंक, उनके लिंक की अवधारणा, मतलब इन सब की जो अवधारणा है उनको एक तरह से लिंक करती है और एक इसको दिलचस्प अवलोकन प्रदान करती है। तो ये जो लास्ट का टॉपिक है जो सामाजिक समावेशन का, आप इसको केवल इस सकते हैं कि कई लोगों को समाज की कुछ चीज़ों से वंचित किया जाता है, ठीक है, और इसके लिए यूरोपीय संघ और यूरोप के कई देश काम कर रहे हैं ताकि उन लोगों को जो गरीबी है या फिर जो वंचित लोग हैं उनको वहाँ से निकाला जा सके। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। इस चैप्टर में से जो ऊपर के क्वेश्चन है वही आप कह सकते हैं कि ज़्यादा आपसे पूछे जाएं, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की वीडियो जिसमें हमने यूनिट 1 के चैप्टर 2 को डिस्कस करा। सामाजिक निर्माण के रूप में विकलांगता किस प्रकार समाज के निर्माण में काम आती है, ठीक है, इसके बारे में हमने बात करी और भी चीज़ों के बारे में बात करी। वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है हमारी वेबसाइट की और साथ में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की, आप वहाँ जाके हमें
फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।